दाहूद के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से दाहूद बहुत मुश्किलों से जो है वाइट फैंग से बचता है और उसके लिए भी वो जो है डरमामू को इस्तेमाल करता है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता कि वो जिंदा बच सके वहाँ से। और अब उसको पता चल गया था कि डरमामू वाली जो लत है इसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इसलिए वो जॉन से बोलता है कि तुम इस बारे में कुछ पता करने की कोशिश करो। हमारी टीम के अंदर जो स्केयर क्रो है वो थोड़ा बहुत डीमंस के बारे में जानता है लेकिन इतना नहीं, तो तुम उससे पता लगाओ कि ऐसा कौन है जो कि इस चीज़ के बारे में हमें बता सके। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से स्केयर क्रो जो है उसको एक लड़की का एड्रेस देता है जहाँ पे दाहूद पहुंचता है ताकि वो इस बारे में और ज़्यादा पता कर सके कि किस तरह से उसकी डरमामू से जान छूट सकती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि सेटाना नाम की एक लेडी मौजूद होती है जो कि इसके बारे में सब कुछ पहले से जानती है। अब आगे। तो इस कॉमिक की स्टार्ट हमारी होती है हर्ली मैनहट्टन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार के बाहर जो है दाहूद की टीम के वो यहाँ पे खड़े होकर शराब वगैरह पी रहे होते हैं। और आपको पता है कि जॉन को जो है दाहूद ने सख्ती से मना किया था कि वो कोई शराब वगैरह नहीं लेगा। लेकिन अब जैसा कि ये लोग कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, जैसा कि उनके पिछले सेव हाउस में जब आग लग जाती है तो इसलिए अब वो लोग आज़ाद हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब जॉन को फोर्स करते हैं कि थोड़ी बहुत शराब तो चलती है और ये वो, और इसी तरह वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं पी लेता हूँ, वैसे भी मैं पूरे अंडर कंट्रोल हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं उनको एक ज़बरदस्त किस्म का शौक आके लगता है और जिससे वो सारे के सारे बिल्कुल हिल के रह जाते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। और वहीं पे एक आदमी आता और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम लोग कभी ना कभी तो बाहर ज़रूर आओगे। प्रिसेंट 34, मैं फोर्स बात कर रहा हूँ, मेरी लोकेशन पे एक ट्रक भेजो, मैंने कुछ दाहूद के लोगों को पकड़ लिया है और वो तुम लोगों के लिए भेज रहा हूँ। तो बताता चलूँ कि ये दरअसल एक हीरो है जिसका नाम फोर्स है और ये एक एजेंसी के लिए काम करता है जो कि प्रेसेंट 34 के नाम से जानी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि शील्ड है, हमारे इस तरह की कुछ और भी एजेंसीज हैं जो कि इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं। और फोर्स ने देखा कि आज बहुत अच्छा मौका है कि ये सब पी के टून हुए हैं इनको पकड़ने के लिए, तो वो इन पर अटैक कर देता है। तो वहाँ पे फील्ड ड्राइवर उठता है और बोलता है कि तुम फोर्स यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और अगर मेरी प्रोफाइल ठीक है तो तुम फील्ड ड्राइवर हो ना। तो बोलता है कि तुम ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रीफाइड फोर्स फील्ड के जरिए अटैक करा है और कुछ टाइम तक के लिए तुम लोग हिलने जुलने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि अगले पल फील्ड ड्राइवर जो होता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली होती है तो वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है। तो बोलता है कि हे व्हाट द हेल, ये सब तुम कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं कि वो बेचारा लड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शराब के नशे में उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ वो बेकार हो चुकी होती है और फोर्स उन सबको आसानी से ठिकाने लगा देता है। और इतनी देर में वो एजेंसी के सारे लोग आते हैं और उनको पकड़ के कैद कर लेते हैं। और जॉन अभी भी बेचारा यही बात बोल रहा होता है कि मैं अभी भी कंट्रोल के अंदर हूँ। और इस तरह ग्रीनविच विलेज के अंदर हम शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पर सेटाना पूछती है तो पार्कर अब मुझे बताओ कि उस बीइंग का क्या नाम है जिसके पोजीशन में तुम इस वक्त मौजूद हो? तो पार्कर बोलता है कि वो डरमामू है। तो सेटाना बोलती कि रियली, तुम्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा पता है लगता है। तो बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से वो एक डीमन है, सही कहा ना मैंने, और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई तरीका तो होगा ही उसको मेरी बॉडी से निकालने का ताकि इससे मेरे कनेक्शंस टूट सकें। डरमामू जो है वो कोई डीमन नहीं है, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उससे जान छुड़ाना इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जिनको सॉर्सरर सुप्रीम माना जाता है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैंने उस डीमन की पावर्स को इस्तेमाल करा था आखिरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज पे तो उसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी। तो मेरे ख्याल से सेटाना भी शायद तुम उससे काम चला ही लोगी। और ये जो तुम बैठ के यहाँ पे कर रही हो मोमबत्ती के साथ, क्या तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा? तो सेटाना बोलती कि ऑफ कोर्स पार्कर, इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुँच रही है लेकिन बिना तकलीफ के कोई नॉलेज हासिल नहीं की जा सकती है। और इस डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में इतने आसानी से बात नहीं करो, वो कोई कैजुअल इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम ऐसी बात कर रहे हो। डरमामू को जो है उसने कहीं बार हराया है और सिर्फ वो अकलौता ही है जिसने डरमामू को हराया है, क्योंकि किसी और के बस की बात नहीं है कि वो डरमामू को हरा सके। डरमामू ने सिर्फ उसको हराया नहीं है बल्कि उसको हमारी इस वर्ल्ड से बैनिश करके रखा हुआ है, क्योंकि वो जो है हमारी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है और इसीलिए अब उसको एक ह्यूमन होस्ट की ज़रूरत होती है मैनिफेस्ट होने के लिए, और पहले की तरह वो पावरफुल नहीं रहा है। लेकिन वो हर इंसान को नहीं चूज़ करता है कि वो उसको अपना होस्ट बनाए, वो एक ऐसे आदमी को इस्तेमाल करता है जो कि ड्रिवन आदमी हो, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो और सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार हो, कोई ऐसा शख्स जिसको पावर दी जाए तो वो उसको हैंडल करने के काबिल हो।
लेकिन वो सिर्फ वही कर सकता है जो तुम उसको करने दोगे, उससे ज़्यादा वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी तुम इसकी मदद एक्सेप्ट करते हो, मतलब तुम उसको अपनी बॉडी पे हावी होने देते हो, तो उसका इस वर्ल्ड के अंदर कनेक्शन डीपर होते जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर्स और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं और उसको एक वक्त आएगा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सटाना बोलती है कि मुझे इस बारे में जानना है कि वो तुमसे पहली बार कैसे मिला, उसने तुम्हें क्यों चूज़ करा। तो बताता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था और उसने मुझे ढूंढ लिया। तो सटाना बोलती है कि नहीं, मैं सब देख रही हूँ, कोई भी चीज़ एक्सीडेंट नहीं होती है, डरमामू कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। डरमामू हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसको किसको चुनना है। वो तुम्हें दिखाता है कि ये कोई एक्सीडेंट है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट होता नहीं है। और इस तरह हम दरअसल देखते हैं द हुड की एक छोटी सी ओरिजिन स्टोरी, जिसमें वो बताता है कि किस तरह से वो छोटे मोटे पहले अटैक किया करता था और उसने उस पुलिस वाले के ऊपर एक अटैक कर दिया। और ये वही स्टोरी है जो कि पहले अभी हम कुछ कॉमिक्स में देखते आ रहे हैं कि जो पुलिस वाला मर जाता है और वो बताती है कि उसको एक लास्ट टाइप की चीज़ मिली जिसपे ये केब लिपटा हुआ था और कुछ रैंडम बूट्स थे। तुम्हें लगा कि ये शायद तुम्हें मिल गए हैं और उसके ज़रिए तुम्हारे पास बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ आ गई हैं, लेकिन बात ये नहीं है। जिस शख्स को तुमने मारा था वो पहले से मरा हुआ था, वो सिर्फ एक वेसल था जिसको डोरेमोन ने यहाँ भेजा था ताकि तुमसे वो आके मिल सके। और वो क्लॉक जो था वो दरअसल उस डीमन से जुड़ा हुआ था। ये डीमन का क्लॉक है और उसके अंदर सारी की सारी शक्तियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। जो कोई भी इस क्लॉक को अपने ऊपर पहनता था वो डोरेमोन सारी की सारी शक्तियों को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। ये क्लॉक ही असल चीज़ है जिसके जरिए वो सारी की सारी पावर्स को मैनेज करता है। और वो बताती कि इस क्लॉक के जरिए उसने तुम्हें सेंस कर लिया था कि तुम इस सिटी के अंदर मौजूद हो और वो समझ गया था कि तुम ही उसके काम के लिए बिल्कुल ठीक हो। तो उसने तुम्हारे लिए सारे के सारे जाल बिछाए ताकि ये चीज़ तुम तक पहुंच सके और तुम्हें लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट था। तो वहीं पे पार्कर रॉबिन्स बोलता है कि ये एक किस्म का सेटअप था, इसका मतलब है, लेकिन ये चीज़ मतलब ये जो कोई भी चीज़ है ये है कौन और आखिरकार ये मुझसे चाहती क्या है, ये सब ये कर क्यों रही है। और इस तरह बेसिकली सटाना जो है हमें इस कॉमिक के अंदर डोरेमोन का ओरिजिन बताने जा रही है। तो ये आप बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। और वो बताती है जिस डीमन डोरेमोन की तुम बात कर रहे हो शुरू से ऐसा नहीं हुआ करता था। ये और उसकी एक और बहन हुआ करती थी जो कि एक रेस के अंदर से थे जिसका नाम फाल्टीन था। लेकिन ये रेस जो है हमारी इस यूनिवर्स के अंदर नहीं थी बल्कि किसी और यूनिवर्स की बात थी। इनके लोग जो थे, इनकी रेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। ये लोग बहुत अजीब व गरीब मिस्टिक पावर्स को इस्तेमाल करते थे। लेकिन डोरेमोन और उसकी बहन उमार जो थी उनको इस पावर को हासिल करने की और ज़्यादा चाहत थी। वो चाहते थे कि वो हर एक चीज़ को हासिल करें, वो हर एक चीज़ को हासिल करके इन सबके ऊपर राज करें। और इसी तरह इस पावर की चाहत के अंदर जब वो लोग निकले दोनों बहन भाई, तो उनको डार्क डायमेंशन के बारे में पता चला और इसी तरह उनकी ये शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ती गई डार्क डायमेंशन की वजह से। और एक दिन ऐसा आया कि जब उन दोनों ने उस डार्क डायमेंशन को कॉन्क्यूर कर लिया और वो दोनों उसके ऊपर राज करने लगे। लेकिन डोरेमोन जो था उसको अभी भी और ज़्यादा पावर की चाहत थी और इसीलिए उसने अपनी बहन उमार से गद्दारी करी और उसको जान से मार दिया। और इस तरह वो पूरी की पूरी डार्क डायमेंशन का लॉर्ड बन के रह गया और वहाँ पे होने वाली हर चीज़, वहाँ पे बहने वाली हर एक शक्ति अब वो उससे होके गुजरती थी और उसका राज अब हर चीज़ के ऊपर था। लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे रुका नहीं, अब डार्क डायमेंशन उसकी हो चुकी थी तो उसको सारी की सारी यूनिवर्सेस, सारी की सारी डायमेंशंस पे इन्वेट करना था और उसने ऐसा करा भी। और बहुत सारी डायमेंशंस को उसने अपना जैसा बना दिया, यानी डार्क। लेकिन जब वो इस डायमेंशन में आया तो वो इसको हासिल नहीं कर सका और यही बात डोरेमोन को सबसे ज़्यादा चुभती है कि जब वो हर जगह अपना राज कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। और इसीलिए वो बार बार हमारे ऊपर किसी ना किसी तरीके से अटैक करता ही रहता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डोरेमोन की दरअसल क्या स्टोरी है और क्यों वो हमारी इस अर्थ के पीछे लगा रहता है और क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक सॉर्सरर सुप्रीम है और सॉर्सरर सुप्रीम का ये काम होता है कि इस तरह के जो खतरे हैं उनसे हमारी रियलिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो पार्कर बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो कुछ सोल्स को ट्रैप या उनको मारना या हर्ट करना नहीं चाहता है, बल्कि वो सब कुछ अपना बनाना चाहता है, वो हर चीज़ के ऊपर राज करना चाहता है। तो सटाना बोलती है कि बिल्कुल तुम अब ठीक समझ रहे हो। और अब तुम्हें जब ये सारी बातें समझ में आ गई तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, क्या तुम्हें लगता है वाकई में कि ये सारी की सारी शक्तियाँ तुम कंट्रोल कर रहे हो और वो नहीं? तो पार्कर बोलता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सबको रोका कैसे जाए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारे कनेक्शन को उससे दूर करना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि वो कायम हो चुका है और ये कनेक्शन तुम्हारे इस गारमेंट की वजह से आता है। मतलब ये क्लासिकल अप्रोच है। जब पुराने ज़माने में डीमंस वगैरह किसी को अपने वश में करना चाहते थे तो वो किसी कपड़े या किसी चीज़ को भेजते थे और उसके अंदर उनका मैजिक होता था। तो मेरे हिसाब से तुम अगर इस क्लॉक को पहनना छोड़ दो तो तुम्हारा कनेक्शन उससे टूट जाएगा। और अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें मेरे ख्याल से इसको कुछ एक्सपीरियंस्ड हाथों में दे देना चाहिए, जैसे कि मेरे हाथों के अंदर, ताकि मैं इसको अपने पास महफूज रख सकूँ। तो पार्कर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हारी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि तुम्हारे कितने बन गए? तो बोलती है कि पैसों की बात तो मुझसे ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हें देख के मैं सेंस कर रही हूँ कि तुम्हारा मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है और तुम्हें एक से ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने लिए एक ख़ास जगह बनाती जहाँ पे मैं बैठ के इस बारे में ही सिर्फ रिसर्च कर सकूँ और इससे जान छुड़वाने का तरीका ढूंढ सकूँ। मैं तुम्हारी ट्यूटर बन सकती हूँ, मैं तुम्हें मैजिक के वेज के बारे में बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। मतलब यहाँ पे सटाना बोल रही है कि तुम मुझे अपनी टीम में ले लो ताकि मैं तुम्हारे इस मामले के ऊपर तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तो हुड बोलता है कि फिर ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोच के बताऊँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि द हुड अपना वो हुड लेता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं ब्रुकलिन के अंदर, जहाँ पे
कुछ मशीन्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है और वो मशीन दरअसल गैजेट्स जो होते हैं वो वाइट फैंग के होते हैं और वो उनको बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि लास्ट टाइम द हुड ने उसके सारी की सारी चीज़ों को बेकार कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई होती है और वो बन नहीं रही होती हैं और वाइट फैंग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना माय लव, मुझे माफ़ करना, मैं फिर से ज़रूर तैयारी करूंगी। तो पीछे से हम देखते हैं कि जब वाइट फैंग यहाँ पे बैठी होती है तो एक आवाज़ आती है, वाइट फैंग क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहीं से हम दोबारा क्वींस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि द हुड की वाइफ सारा जो है वो सुबह उठती है और अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी बेटी इस वक्त बिस्तर के अंदर मौजूद नहीं होती है। तो वो उसका नाम चिल्लाते हुए पूरे घर के अंदर उसको ढूंढ रही होती है, लेकिन वो देखती है कि लिविंग रूम के अंदर पार्कर आज पहली बार अपनी बेटी के साथ खेल रहा है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाती है। और हम देखते हैं कि पार्कर वहाँ पे अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा होता है, लेकिन अचानक उसका फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाता है तो वहाँ से उसको पता चलता है कि जॉन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। और वो बोलता है कि क्या कह रहे हो जॉन तुम, ये सब आखिरकार हुआ कैसे। और उसको वो सारी कहानी बताता है कि कल रात उनके साथ क्या हुआ। तो इस तरह पार्कर बोलता है कि मेरे कज़न जो है वो हमेशा किसी ना किसी मुश्किल में फंसा ही रहता है, लेकिन खैर उसकी मुसीबत इतनी बड़ी भी नहीं है। मेरे ख्याल से आज हमें कहीं ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जॉन की कॉल काट देता है, जो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है, उन सबको पकड़ा हुआ है और वो अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और इस तरह हम प्रिजन 34 के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को कैद किया हुआ होता है। और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने कॉल करी थी, उसके ऊपर कोई बात बनी कि नहीं। तो बोलता है कि नहीं, कोई ऐसी खास बात तो नहीं बनी, मैंने उसको बता तो दिया है, लेकिन उसने मुझसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हो सकता है कि वो हमसे शायद नाराज़ हो। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि उनका दरवाज़ा खुलता है और एक आता है आदमी और बोलता है कि ऑल राइट, तुम सारे के सारे बाहर आ जाओ, तुम सबको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अब से तुम लोग जो हैमर की कस्टडी में जा रहे हो और इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके हैमर फैसिलिटी भेजा जा रहा है। और अब तक समझ ही गए होंगे कि हैमर फैसिलिटी में मतलब कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो है द हुड के लोगों को छुड़वा लिया है और कबाल में रहने का एक यही सबसे बड़ा फ़ायदा है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उससे कहा था। और इस तरह उन सबको वहाँ से जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है और सारे एजेंट्स आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब सारे के सारे लोगों को यहाँ पे ट्रक में बिठाया जा रहा होता है ट्रांसफ़र के लिए, तो जॉन को उसमें से एक आदमी बोलता है कि तुम उस गाड़ी में बैठोगे, इसमें नहीं। तो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल उस गाड़ी में यहाँ पे द हुड उसका इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पे जॉनी जैसे ही बैठता है उसको देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुमने ये करने की क्या कोशिश करी है, मतलब मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने ये सब क्या करा। लेकिन पार्कर बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि पार्कर, ओ मैन यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें जिस चीज़ से मना करा था तुमने वही करा और अभी भी मैं उसकी खुशबू तुम्हारे ऊपर से सूंघ सकता हूँ। और इस तरह देखते हैं कि दरअसल पार्कर रॉबिन का जॉन से थोड़ा सा मूड ऑफ होता है और हम देखते हैं कि यहाँ से वो लोग खंडर की जगह में आते हैं जाके सारे के सारे लोगों को उतार देते हैं और बोलता है कि अब ये सारे के सारे लोग हमारी कस्टडी में है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, नॉर्मन को थैंक्स बोल देना, लेकिन इन लोगों के ऊपर नज़र रखना। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रिफिन वगैरह वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इसने हमें यहाँ पे उतारा क्यों और ये सब हो क्या रहा है और तुम आखिरकार हमेशा ये करते क्यों हो, हम तुम्हारी टीम का हिस्सा है तो तुमने हमें बचाने के लिए वक्त पे क्यों नहीं आए। लेकिन फिर ड्राइवर बोलता है कि देखो द हुड यहाँ पे आ चुका है, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम उससे खुद क्यों नहीं कह देते। द हुड बोलता है क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ग्रिफिन बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जॉन ने तुम्हें सुबह कॉल करने की कोशिश करी थी और तुम पूरा दिन निकालने के बाद हमें बचाने के लिए आ रहे हो, तुम आखिरकार थे तो थे कहाँ। तो द हुड बोलता है कि मेरे पास तुम लोगों को छुड़ाने के अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, समझ में आई तुम्हें। लेकिन ग्रिफिन को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है तुम जाओ भाड़ में, और बोलता है कि आज मुझसे बचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी सुपर पावर्स हैं जो तुम हमें लीड करने के काबिल हो। मतलब कंट्रोलर ने जो है इनके दिलों में बात डालना शुरू कर दी थी और उसी का असर इन लोगों के ऊपर हो रहा है और ये लोग अब द हुड से लड़ने लगे हैं। तो द हुड बोलता है कि फिर ठीक है, अगर आज तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना दम है। और अगले पल द हुड अपनी गन निकालता है और उसको वहाँ पे धो देता है गोलियों से और ग्रिफिन वहाँ पे गिर जाता है और बोलता है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। द हुड बोलता है कि किसी और को भी कुछ मुझसे पूछना है या कोई सवाल उठाने का है तो अभी आके मुझसे पूछ लो, तो उनको भी मैं आज एक साथ ही निपटा देता हूँ। अब उसको उठाओ यहाँ से डॉक्टर के पास लेके जाओ ताकि इसको हम लोग हील कर सकें और उसके जख्मों को भर सकें। और इसके बाद मुझे उस बारे में खबर चाहिए कि वो कौन शख्स था जिसने तुम लोगों को पकड़वाया है, वो था कौन आखिर जिसने हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी है। मुझे उसके बारे में हर एक चीज़ जाननी है, हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन जॉन यहाँ पे आता है हुड के पास अकेले में और बोलता है कि पार्कर, तुम इनविजिबल क्यों नहीं हुए, ग्रिफिन जो था तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता था, तुम्हें इनविजिबल हो जाना चाहिए था, तुम रिस्क क्यों ले रहे हो। तो बोलता है कि जॉन, मैं इस वक्त वो वाला क्लॉक नहीं पहना हुआ हूँ, ये जो क्लॉक है मैंने क्रिम्सन कॉल से लिया है, ये वो वाला मेरा क्लॉक नहीं है मैजिक वाला। तो जॉन बोलता है कि क्यों, ये तुमने क्यों किया है। तो बोलता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और इस बात का ख्याल रखना कि अब तुम लोग दोबारा ना पकड़े जाओ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे दाऊद के पास कॉल आती है और दाऊद बोलते हैं कि हाँ, कौन बात कर रहा है, क्या, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि पार्कर रॉबिन्स जो है उस ओल्ड हाउस में जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए और आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है मिरेकल हो चुका है। मतलब इतने सालों से डॉक्टर्स ने इनको यहाँ पे रखा था, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब पार्कर अपनी माँ से मिलने के लिए आता है तो वो बोलती हैं कि पार्कर, मेरे बेटे, आखिरकार तुम कैसे हो और इतने टाइम से तुम कहाँ गायब थे।
मतलब हम देख रहे हैं कि पार्कर की जो माँ है उसको हर चीज़ याद आ गई है, उसको अपने बेटे के बारे में सब कुछ याद आ गया है। और पार्कर रॉबिन उससे गले लग के रोना शुरू कर दिया तो बोलता है कि ये सब कैसे हो रहा है। और 1 घंटे बाद हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पार्कर अपनी पूरी की पूरी फैमिली को यहाँ पे लेकर आता है उनसे मिलवाने के लिए, और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब जो है खुशी खुशी रहना शुरू कर चुके हैं। अब पार्कर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अब उसकी माँ जो है वो भी उसके बच्चों को एक्सेप्ट कर रही है, उसको पहचान गई है। तो पार्कर यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है और बोलता है कि मुझे सब पे बिलीव नहीं हो रहा है, क्या तुम मेरी माँ के साथ रहोगे ताकि मैं थोड़ी देर में आ सकूँ। और हम देखते हैं कि पार्कर वॉशरूम में जाके सबके बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि वाह सच में आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था, मुझे तो इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा, फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि शीशे में से उसको आवाज़ आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस अभी शुरुआत है। तुमने देखा कि मैं सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे ज़्यादा और कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ का इलाज इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन देखो मैंने उसको भी ठीक कर दिया है। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम और मैं अगर एक साथ हो जाएं तो हम लोग हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि डोरेमोन जो है अब बगैर क्लॉक के भी उससे बात करना उसने शुरू कर दी है। और ये सब जो है उसकी माँ की याददाश्त वगैरह जो आई है उसमें डोरेमोन का हाथ है। हम ब्रुकलिन में शिफ्ट होते हैं व्हाइट फैंग की तरफ और वो बोलती है कि तुम्हें आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कंट्रोलर के तुम किसी किस्म के स्पेशल जीनियस हो? मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक क्रिमिनल हो और मैं किसी क्रिमिनल के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब जो कंट्रोलर जो है वो व्हाइट फैंग के साथ आके मिल चुका है और वो चाहता है कि वो जो है द हुड का काम तमाम कर दे, क्योंकि वो डायरेक्टली तो ये कर नहीं सकता है। तो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि मैं सिर्फ एक क्रिमिनल हूँ और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं भी उस आदमी को मरा हुआ देखना चाहता हूँ जिसको तुम देखना चाहती हो। और दुश्मन का दुश्मन मेरे हिसाब से दोस्त होता है। और इसी तरह वो बोलता है कि तुम्हें जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, बल्कि उससे बेहतर उससे ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम द हुड का काम तमाम कर दोगी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डील हो जाती है और वो बोलती है कि फिर ठीक है। और इस तरह वो वहाँ पे व्हाइट फैंग को एक नया आर्मर देता है और व्हाइट फैंग बोलती है कि हाँ ये देखने में इतना बुरा नहीं लग रहा है, मतलब डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन ये बताओ कि उसके मैजिक का मैं क्या करूँगी। तो बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जब वो क्लॉक ना पहना हुआ हो तभी जो हो उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना। और इस तरह हम देखते हैं कि कंट्रोलर उसको सारी की सारी चीज़ें दे देता है, वहाँ पे सारे के सारे राज बता देता है और साथ में उसकी बीवी बच्चों की तस्वीर भी दे देता है ताकि वो उसको उसके ज़रिए टॉर्चर कर सके और द हुड तक पहुँच सके। टू बी कंटिन्यूड।